आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 17 नवंबर है आज, दिन है मंगलवार और मैं अमन गुप्ता लेकर आ गया हूं शाम का खबरनामा दिन भर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने ये बात कही है, तो संविधान जब मर्जी से शादी करने का अधिकार देता है तो सरकार क्या इस तरह का कानून ला सकती है? कैसे तय किया जाएगा कि किसी ने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले को देखते हुए ये जानेंगे। और बिहार में 14 मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए गए हैं। किसे कौन सा विभाग मिला है? क्या नीतीश की ताकत बरकरार है? और कौन सा है वो मंत्री जो डबल इंजन सरकार की राह में कांटा बन सकता है? ब्रिक्स देशों के 12वें सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और इशारों में चीन पर निशाना साध दिया। इसके अलावा और कौन सी बातों पर रहा जोर, बताएंगे। और क्यों कृषि बिलों के खिलाफ चल रहा आंदोलन अब पंजाब तक सीमित रह गया है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मुख्य खबरें सुन लीजिए प्रतीक वाघमारे से। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने आज विभागों का बंटवारा किया। नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, विजिलेंस समेत कुछ और भी विभाग रखे हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त, कमर्शियल टैक्स, पर्यावरण और वन, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिला है। और डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान और ईबीसी कल्याण के साथ उद्योग मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। सरकार इस साल के शीतकालीन सत्र पर अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होता है, लेकिन दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से लगता है कि सरकार सत्र को नहीं बुला पाएगी। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छा सहारा मिला है और इसकी वजह से अगले साल यानी 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.8% तक पहुंच सकती है। पंजाब में किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है। इसके चलते भारतीय रेलवे को माल भाड़े से होने वाली आय में 1670 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोविड महामारी का प्रकोप शुरू होने के दौरान तबलीगी जमात से संबंधित मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हलफनामे पर असंतोष जाहिर किया है। अदालत ने टेलीविजन पर इस तरह की सामग्री से निपटने के लिए केंद्र को नियामक प्रणाली बनाने पर विचार करने को कहा है। एमपी में धर्मांतरण रोकने के लिए शिवराज सरकार अब कानून लाने जा रही है। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की सजा दी जाएगी। लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वाले को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करने वालों को 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। और आज सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से संबंध रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकी दिल्ली में धमाका करने की साजिश थी, जो दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दी है। यह है शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता मर्डर केस और ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के ऐड के बाद देश भर में लगातार लव जिहाद पर कानून बनाने की बातें उठ रही हैं। आमतौर पर लव जिहाद की अवधारणा का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है, लेकिन इसे मुस्लिम पुरुषों का हिंदू महिलाओं को धर्म बदलकर और विवाह में फंसाने के एक संगठित षड्यंत्र के तौर पर प्रचारित किया गया है। करीब 2 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की और दोषियों के राम नाम सत्य करने संबंधी बयान दिया था। उसके बाद हरियाणा में भी इसे लेकर चर्चा शुरू हुई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और मंत्री अनिल विज ने इस तरह के कानून पर विचार करने की बात कही। इसके बाद मध्य प्रदेश भी एक और भाजपा सरकार वाला ऐसा प्रदेश बन गया है जिसने ऐसा कानून लाने की बात कही है। राज्य के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्र। उन्होंने कहा है कि जल्द ही विधानसभा में वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे और ये गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। नरोत्तम मिश्रा। एक शब्द बहुत तेजी से चल रहा है जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और
बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। तो लव जिहाद को लेकर जो कानून लाने की बात हो रही है और शादी के मसले को धर्म से जोड़ने की जो बात हो रही है, इसे कैसे देखा जाए और अदालत की इसे लेकर क्या व्याख्या रहती है, यही पूछा मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एमआर शमसाद से। देखिए, जो हिंदुस्तान का संविधान है उसमें बुनियादी जो फ्रीडम है, आजादी है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और बुनियादी आजादी के खिलाफ कोई भी कभी भी कानून आता है तो उसको कोर्ट ये कहती है कि ये संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, इसलिए उसको खत्म किया जाता है। जहां तक शादी का मसला है कि अगर कोई इंटरफेथ मैरिज जिसमें एक मजहब का, एक धर्म का एक हो और दूसरे धर्म का दूसरा हो और वो शादी कर ले, चाहे वो शादी के लिए धर्म परिवर्तन करे ना करे, धर्म यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या वो दोनों पर्सन ने शादी जो की है वो अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के किया है या नहीं किया है, ये मुद्दा है। उसमें इस बात को जोड़ देना कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया या फिर शादी से तुरंत पहले धर्म परिवर्तन किया, ये सब मेरे हिसाब से कानूनी तौर पर इर्रेलेवेंट बात है और उसका कोई कानून से कोई लेना देना नहीं है और उसको कभी इससे जोड़कर देखना नहीं चाहिए। शमशाद, जब संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को मर्जी से शादी करने का अधिकार देता है, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 25 की अगर बात करें तो उसके तहत कोई भी व्यक्ति पसंद के धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, तो इस तरह के नियम कोई सरकार कैसे ला सकती है? देखिए, सरकार को नियम लाने में तो कोई रोक नहीं सकता। सरकार ने बहुत सारे नियम ऐसे भी बना रखे हैं कि आप बिना शादी के भी अगर धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस डाल दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी एक कानून है उससे रिलेटेड और भी कई जगहों पे है। तो अगर किसी इंसान का बगैर किसी पर्पस के भी अगर धर्म चेंज करना है, उस पर भी रेगुलेशन बने हुए हैं। वो रेगुलेशंस भी मेरी राय में गलत है, क्योंकि मेरी मर्जी है कि मैं मुस्लिम या हिंदू रहूं या ना रहूं। गवर्नमेंट उसमें कोई रेगुलेशन ऐसा नहीं लाएगी कि साहब आपने जो है किसी लालच से कर दिया या किसी के इंड्यूसमेंट से कर दिया। लालच से किया या इंड्यूसमेंट से किया, वो उस धर्म परिवर्तन करने वाले आदमी की स्वेच्छा है। वो लालच से कर लिया, उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये कानून तो ला सकते हैं, लेकिन वो कानून इसलिए वैध नहीं हो जाएगा क्योंकि वो कानून ले आए। देखिए, अदालतें हैं, उसमें ये चेक होगा और वो चेक होने के बाद मेरी समझ ये है कि एक किसी इंडिविजुअल को उसकी फ्रीडम, उसकी लिबर्टी को प्रायोरिटी दी जाएगी और उस प्रायोरिटी की बुनियाद पर ये सारे कानून जो लाए जाएंगे या कोई अगर लाने की सोच रहा है, वो कानून को अवैध या इलीगल ठहराया जाएगा, जैसा मैं समझता हूँ। जी शमशाद, आपने कहा कि धर्म परिवर्तन से जोड़ देना शादी के मसले को ठीक नहीं है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में अभी कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये कैसे तय किया जाएगा कि किसी व्यक्ति ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए, अगर मैं एक मेजर हूं और मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं ये समझता हूं कि मुझे शादी करना है और उस प्रोसेस में धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा मुझे, तो क्या आप मेरी उस धर्म परिवर्तन की आजादी को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो अभी तक सारी बातें हो रही हैं कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, वो एक बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में है। वो तब हुआ था जब दूसरी शादी किसी को करना था, एक नॉन मुस्लिम को दूसरी शादी करना था, तो उन्होंने कहा पर्सनल लॉ में मुसलमानों के यहाँ दूसरी शादी हो सकती है, तो इसलिए एक साहब ने धर्म चेंज कर लिया। लेकिन वो धर्म चेंज किया और शादी कौन सी की?
शादी दूसरी शादी की जो आईपीसी के तहत नहीं कर सकते थे। तो उस बैकग्राउंड में ये बात कही गई है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी है जिसने पहले से शादी नहीं कर रखी है, उसको शादी करना है और शादी से पहले या बाद में वो धर्म चेंज करता है, तो उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मैं खुल के कहना चाह रहा हूँ। वो एक कोर्ट का सिर्फ ये रोल रहेगा कि आप ये चेक कर लें कि जिस आदमी ने भी शादी से पहले या शादी के बाद धर्म परिवर्तन किया है, वो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है या किसी दबाव में कर रहा है। अगर किसी दबाव में कर रहा है तो इंडियन पीनल कोड में उसके लिए प्रावधान है, उसके हिसाब से उस पर मुकदमा चलेगा। लेकिन अगर स्वेच्छा से कर रहा है और शादी कर रहा है, और एक आदमी है जो पहली शादी कर रहा है, एक लड़की है जो पहली शादी कर रही है, वो धर्म चेंज करती है नहीं करती है, शादी से पहले कर लेती है बाद में कर लेती है, ये कोर्ट का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा शमशाद जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि किसी विवाह को मंजूर करने के लिए कोर्ट किन सबूतों के आधार पर सहमति देता है? देखिए, जब वो सिचुएशन तब आएगी जब एक शादीशुदा जोड़ा में एक कह दे कि साहब शादी नहीं हुई, तब आपको वहां पर कोर्ट को इसमें जाने की जरूरत पड़ेगी कि साहब आप दिखाइए प्रूफ क्या है आपके पास कि शादी हुई है। अगर कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम रीति रिवाज के तरीके से दिखाएगा, हिंदू है तो हिंदू तरीके से दिखाएगा। लेकिन जहां पर दो इंडिविजुअल जो मेजर हैं वो कहते हैं कि हम शादीशुदा हैं, तो ये इतना अपने आप में स्टेटमेंट काफी है। इसके आगे कोर्ट्स को जाने की जरूरत नहीं है। और ये कह दे कि हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया है तो और अच्छी बात है साहब, उन्होंने कह दिया कि साहब हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट और जो उनसे हिंदू पर्सनल लॉ जितने हैं वो लागू हो जाएंगे। वो कह देते हैं कि हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ से शादी किया है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से वो हो जाएगा। लेकिन वो स्टेटमेंट ही काफी है दोनों का। लेकिन हाँ, अगर एक डिस्प्यूट कर दे कि साहब नहीं शादी नहीं हुई है, तो उस स्थिति में कोर्ट को ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि अच्छा प्रूफ दिखाइए क्या शादी का है। लेकिन ये जो दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट का मैंने हवाला आपको दिया, उसमें पार्टीज ने डिस्प्यूट नहीं किया था। और ये जो कानून की बात कर रहे हैं, उसमें अगर कानून लाते हैं और उसमें भी अगर पार्टी को डिस्प्यूट किए बगैर कोर्ट का इंटरवेंशन का स्कोप रखते हैं, तो वो एक एक्सेसिव लॉ होगा और वो एक अच्छा कानून नहीं होगा। ये थे सुप्रीम कोर्ट में वकील एमआर शमशाद। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। बिहार में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार और दो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत अन्य मंत्रियों ने सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। नवगठित नीतीश कैबिनेट में भाजपा के कोटे से 7, जदयू के कोटे से 5 मंत्री बनाए गए। इसके अलावा एक हम और वीआईपी से मंत्री बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया। माना जा रहा था कि चुनाव में जेडीयू की सीटें घटी हैं तो सरकार में नीतीश कुमार का रुतबा भी घटेगा और ज्यादातर अहम विभाग बीजेपी के खाते में जाएंगे। क्या ऐसा हुआ है? यही पूछा मैंने विभाग बंटवारे पर नजर रखे और बिहार की राजनीति की गहन समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह से। नहीं, मुझको नहीं लगता है। जो कॉलम में देख रहा हूँ नीतीश, बाकी चलने की नीतीश कुमार के पास डिग्री है, कार्मिक है, ये सब इनमें से कुछ इनको शेयर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मैं देख नहीं रहा हूँ। उनके पास पहले से ही सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ये सब विभाग उनके पास हैं। और जो बीजेपी को उन्होंने दिया था, जो श्री मोदी के पास था, वो तारकिशोर वाणिज्य, पर्यावरण ये मिला है, और एक उनको आपदा प्रबंधन, नगर विकास ये दिया है। फिर रेणु देवी जो दूसरी डिप्टी सीएम है, उनको पंचायती राज, सिंचाई विभाग ये सब दिया है। और जो जदयू के पास था, ग्रामीण कार्य था, जदयू के पास जल संसाधन था, सूचना जनसंपर्क था, वो सब वैसे ही है। ऊर्जा विभाग उनके पास था, मद्य निषेध था, वो भी उन्हीं के पास है, और शिक्षा विभाग था, वो भी उन्हीं के पास है। तो मुझे लगता है कि नंबर ऑफ पोर्टफोलियो में कमी होगी। वो तो 114 का वो ये है, गणित है। 21 बीजेपी के बनेंगे और 14 इनके बनेंगे।
अदरवाइज मुझको नहीं लगता है कि कोई ऐसा भारी महकमा जो इनके पास था उन्होंने उनको कंसीड किया। अच्छा संतोष, नीतीश कुमार को जो विभाग मिले हैं उनसे अगर नीतीश की पावर का अंदाजा लगाया जाए तो क्या कहेंगे, क्या वो पहले जैसी ही है या इसमें कोई कमी देखते हैं? अभी देखिए, मुझे 6 मंथ में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तरह का इंटरफेरेंस करेंगे। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कोई डिस्टर्बेंस। इनका जो भी पॉलिटिकल मिशन था नीतीश कुमार के अगेंस्ट में वो एकम्प्लिश हो गया है कि जेडीयू को छोटी पार्टी बनानी है। और लेकिन अब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में वो अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है 6 महीने साल भर तक ये व्यवस्था जारी रहेगी और बीजेपी का अपना जो एजेंडा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा तो बीजेपी करवाना चाहेगी, तब वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा कि कितनी परेशानी है, गवर्नेंस कैसे होता है, उसमें से आगे के दिनों में बीजेपी का कितना इंटरफेरेंस बढ़ता। मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए और कोई विभाग में प्रॉब्लम हो जाए तो बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है, इसका काउंटर रिएक्शन कैसे होता है, तो उससे रिफ्लेक्ट होगा। अदरवाइज पोर्टफोलियो एलोकेशन में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। संतोष, कैबिनेट में जिन 14 लोगों को जगह मिली है और जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, क्या इसमें कोई संदेश छिपा है? वो कहते हैं ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो क्या कुछ पढ़ पा रहे हैं आप? अभी बहुत रीडिंग बिटवीन द लाइन नहीं है, इसलिए यही पता चल रहा है कि जैसे कुछ विभाग, कुछ मंत्री में रिक्ति किए जा सकते हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, जेडीयू की तरफ से हो, तो नए फेसेस आने की ज्यादा संभावना मुझे लग रही है। कुछ दिनों को दोनों कैंप ड्रॉप करेंगे, बीजेपी भी ड्रॉप करेगी और जेडीयू भी ड्रॉप करेगी। और उसके अलावा कुछ नहीं, जैसे कि विजय कुमार चौधरी वापस आए, पहले स्पीकर थे, तो वो पहले भी जल संसाधन उनके पास था, अब ग्रामीण विकास है। अब ये हो सकता है कि लोगों को 4-5 विभाग इसीलिए दिए गए हैं जिनको जो बंटवारा करना था विभाग, वो बंटवारा हो गया। अब बाद में जो नए मंत्री आएंगे उनको एकोमोडेट किया जाएगा, जिसमें मंत्री के पास 4 से 5 विभाग देंगे। ऐसा ही पहले ऐसा होता रहा है। अच्छा संतोष, एक नाम कैबिनेट में मेवालाल चौधरी का भी है जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे। आरजेडी ने भी इसे लेकर निशाना साधा है। तो क्या लगता है, क्या मेवालाल नीतीश की राह में कांटा बनेंगे? मुझे लगता है कांटा बनेंगे, इसीलिए कि इनफैक्ट मैं मेवालाल चौधरी पर उनको कंसंट्रेट कर रहा हूँ। आप देखिए कि अब आप नीतीश कुमार CCC की बात करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में की बात करते हैं। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट की 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। लेकिन आप जिस मुद्दे को लेकर के आपने तेजस्वी की सरकार गिरा दी थी, ये क्या करप्शन का आरोप है, ये चार्जेस, वो भी तो कन्विक्ट नहीं हुए थे। जहाँ तक केस की बात है, उन पर तो सिर्फ जो एक ईडी का नोटिस आया था, OIR से जिस केस होने वाला था, उसी में आपने सरकार को रख लिया। तो अब क्या लॉजिक देंगे? आपने एक इतना महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग दिया है और यही वही नीतीश कुमार हैं। जब मुझे याद है 2007 या 2008 की बात है, जब जीतन राम मांझी SC मिनिस्टर हुआ करते थे, डीएड घोटाले में उनका नाम आया था। मंत्री बनने के चंद घंटे के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। जब वो कोर्ट से एक्टिव हुए थे, फिर वापस आके मंत्री बने थे। तो एक ही चीफ मिनिस्टर का 2 स्टैंडर्ड, वो तो नहीं चलेगा। ये अपोजिशन को बहुत बड़ा मुद्दा सरकार बनते ही मिल गया है। ये थे इंडियन एक्सप्रेस में असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको आज के पॉडकास्ट के बारे में बता देते हैं। तो आज हमारे साथी नितिन ठाकुर ने बिजनेस टुडे के सीनियर एडिटर मनु कौशिक से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या आने वाले दिनों में टैरिफ प्लान्स के रेट बढ़ सकते हैं। तो ये चर्चा आप ज़रूर सुनिएगा। पॉडकास्ट आपको हमारे वेब पन्ने पर मिल जाएगा। वेब पन्ने का पता है aajtak.in/podcast। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में आज 12वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस बार सम्मेलन की थीम थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। इस सम्मेलन में गौर करने वाली बात यह भी है कि सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आमने सामने थे। बीते 1 महीने में ये दूसरी बार है जब मोदी और जिनपिंग वीडियो कॉल पर एक दूसरे के सामने आए। हाल ही में चीन और भारत दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष संघाई सहयोग संगठन के दौरान आमने सामने आए थे। इससे पहले पीएम मोदी ने ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जिस तरह आतंकवाद के मुद्दे पर जोर दिया था, इस बार भी दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन
और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। तो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त देशों के नाम उजागर करने की जो बात पीएम मोदी ने कही है, कहीं वो इशारों में चीन के लिए तो नहीं है, क्योंकि भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की ओर से होती हैं, और पाकिस्तान इस संगठन का हिस्सा नहीं है, पर चीन उसका सबसे बड़ा हितैषी है। क्या ये चीन की तरफ निशाना था? यही पूछा मैंने इंडिया टुडे में फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। ये जानते हुए कि जो देश जिनके साथ बैठ के ब्रिक्स फोरम में भारत हिस्सा ले रहा है, उन देशों में ऐसे देश हैं, चाहे वो चीन की बात करें, जो काफी करीबी रिश्ता रखते हैं पाकिस्तान के साथ। इसलिए जो इशारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो उस आतंकवाद की तरफ था जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसे कहते हैं, जो पाकिस्तान फैला रहा है और जिसका सपोर्ट चीन करता है। चीन ने बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने अपना टेररिज्म पूरे रीजन में फैला रखा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर भारत, बावजूद इसके चीन हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है। तो इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं या जो देश ऐसे देशों को सपोर्ट करते हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं, उनको नेम और शेम करने की जरूरत है, उनको पॉइंट आउट करने की जरूरत है, उनको बाहर दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि ये वो देश है। गीता जी, अच्छा, इस बैठक में आतंकवाद के अलावा और किस मुद्दे पर भारत बहुत कॉन्फिडेंट नजर आया? अगर आप देखें जिस तरीके से सब बात कर रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि सबको एक चीज की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। वो ये है कि कैसे कोरोना वायरस के साथ लड़ा जाए और उसमें किस देश ने क्या रोल प्ले अदा किया है। अगर आप देखिए तो रूसी राष्ट्रपति जब बोले, काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थी। क्योंकि अगर वैक्सीन की बात करें तो दो ऐसे देश हैं ब्रिक्स फोरम में जो काफी आगे बढ़ चुके हैं वैक्सीन को लेकर। तो कहीं ना कहीं हर लीडर अपने स्ट्रेंथ दिखा रहा था कि कहां पर वो मजबूत खड़ा है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल आत्मनिर्भर भारत के बारे में, सेल्फ रिलायंस की बात जब कर रहे थे वो की, लेकिन ये भी कहा कि कैसे भारत बाकी देशों के साथ खड़ा रहा इस बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव दौर के दौरान। राष्ट्रपति पुतिन की बात करें तो उन्होंने भी वैक्सीन की बात की कि न केवल एक वैक्सीन, दूसरा वैक्सीन भी उन्होंने रजिस्टर कर लिया है रशिया ने, और तीसरा वैक्सीन पाइपलाइन में है। तो 3 ऐसे वैक्सीन हैं जो रूस अपने देश में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर रिसर्च चल रहा है। और उसमें से एक जो स्पुतनिक वैक्सीन है जिसका जिक्र राष्ट्रपति पुतिन ने किया, वो भारत के कोलैबोरेशन के साथ हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था जहां पर सारे देश ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान जो रोल, जो पोजीशन भारत ने हासिल की है और जो रोल अदा किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बोलते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और एक हक से बोलते हैं कि आज अगर हम कह रहे हैं कि हमें यूएन रिफॉर्म्स और भारत को एक जगह चाहिए यूएनएससी में, वो इसलिए है क्योंकि हमने अपनी जगह न केवल मांगी है लेकिन बनाई है। अच्छा गीता, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि कोरोना से लड़ने में किस तरह सभी देशों की सहमति बनी है, किस तरह चुनौती से निपटा जाएगा? जी, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस फोरम में भी होगी। वो ये है कि कोरोना वायरस के जो 3-4 एस्पेक्ट हैं, वो ये है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है। कोरोना वायरस के दौरान देखा गया कि इकोनॉमी पर बहुत ही बड़ा धक्का लगा है, तो इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए उस पर बातचीत होने वाली है। ब्रिक्स फोरम जैसे कि राष्ट्रपति पुतिन ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति ने भी ये कहा कि ये जो फोरम है ये 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी एक तरह से माना जाए तो को दर्शाता है, राइट, को कंपोज करता है। तो इसीलिए इकोनॉमी का बहुत ही ज्यादा भार होगा। दूसरा ये कि मेडिकल
ये कोरोना वायरस के दौरान एक और चीज देखी गई है कि कैसे मेडिकल सप्लाईज और मेडिसिन के फील्ड में हर देश को अपने आप आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, और उस पर भी जोर दिया जाएगा कि कैसे मेडिकल रिसर्च और मेडिकल कोऑपरेशन हो इन देशों के बीच में। ये थी इंडिया टुडे में फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। कृषि सुधार की दिशा में संसद से पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो देशव्यापी आंदोलन छिड़ा था, अब वो ठंडा पड़ने लगा है। हरियाणा में भी इसकी गूंज धीरे धीरे मध्यम पड़ गई है, लेकिन पंजाब में आंदोलन को राज्य की सरकार का समर्थन है, इसलिए वो अब तक चल रहा है। पिछले 2 महीनों से रेल पटरियों के बाधित होने से राज्य की आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ने लगी हैं। बहुत से किसान दल और किसानों के सहारे अपनी राजनीति को धार देने के मकसद से कूदे राजनीतिक दलों को अब कोई माकूल रास्ता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कह चुके हैं कि किसानों का आंदोलन अब सिर्फ पंजाब तक सीमित है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी राज्यों में इन कानूनों को लेकर विरोध क्यों खत्म हो गया और पंजाब में इसकी क्या स्थिति है। यही पूछा मैंने इस आंदोलन को शुरुआत से कवर कर रहे आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल से। देखिए, जहां तक ये कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन था किसानों का, पहले तो ऐसा सुना जा रहा था कि उनको जो राष्ट्रव्यापी है वो समर्थन मिलेगा। एक बार ये भी सुनने में आया था कि 200 जो कृषि जथेबंदियां हैं, खेती बाड़ी के संगठन है, वो पंजाब के किसानों के साथ हाथ मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर जो है जो नए कृषि कानून है उनका विरोध करेंगे। लेकिन अब ये जो कृषि कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है वो पंजाब तक ही सिमट गया है। पंजाब में 30 के करीब जो खेती किसानी जथेबंदियां हैं जो अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि उनका जो अब आंदोलन है वो किस दिशा की ओर जाएगा। कुछ जो कृषि जथेबंदियां हैं अब इस बात को समझने में लगी हुई है कि क्या सचमुच केंद्र के 3 नए कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं या नहीं, क्योंकि पंजाब को छोड़कर अब किसी भी राज्य में इन कानूनों के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो दरअसल मिसगाइडेड है और ये आंदोलन कुछ निहित जो स्वार्थ हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उन्होंने अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनकी खातिर इस आंदोलन को छेड़ा हुआ है। स्वयं पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार ने भी इस आंदोलन को हवा दी थी, क्योंकि सरकार को एक मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी की जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उसको कॉर्नर करने का। काफी दिनों तक वो पंजाब सरकार भी इन किसान जथेबंदियों के समर्थन में आगे आई और उनके खिलाफ जो मामले भी दर्ज हुए थे वो भी बाद में वापस ले लिए गए, लेकिन उसका खामियाजा पंजाब को खुद ही भुगतना पड़ा। जी अच्छा मंजीत, इस आंदोलन की वजह से क्या कुछ बोझ पड़ा है राजस्व के तौर पर राज्य सरकार पर, क्योंकि रेलवे वगैरह भी हमने देखा ठप रहा, क्या कहना है रेलवे का? अगर आप ट्रेन की बात करें तो 1966 जो यात्री ट्रेनें हैं वो रद्द हुई हैं, 3090 मालगाड़ियां रद्द हुई हैं। पंजाब सरकार को ही 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर रेलवे की बात करें तो 1670 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। तो कुल मिला के जो नुकसान हो रहा है उसका ठीकरा भी जो किसान संगठन है उनके ऊपर ही फोड़ने की बात हो रही है। तभी किसान जो है बार बार ये कह रहे हैं कि वो पैसेंजर ट्रेन को नहीं चलने देंगे, मालगाड़ियां चलने देंगे। इसको लेकर रेलवे और किसान संगठनों के बीच में भी मतभेद है, क्योंकि रेलवे चाहता है कि ट्रेन अगर चलनी है तो दोनों चलेंगी, मालगाड़ियां ही क्यों चले। जी मंजीत, पंजाब में भी पहले जैसा असर नहीं है और जैसा आपने बताया उससे ये लग रहा है कि देर सवेर लोग समझ रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति है। तो क्या 2022 के चुनावों में कांग्रेस सरकार को या अमरिंदर सरकार को इसका नुकसान होगा? और किसानों को मनाने के लिए राज्य में बीजेपी किस तरह की तैयारियां कर रही है? जी, जहां तक नुकसान की बात है, अभी नुकसान का आकलन करना या फिर उसका एस्टीमेट लगाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी 2 साल का समय अभी बचा हुआ है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, आला नेताओं से बातचीत हुई है तो उनका ये मानना है कि ठीक है, इस वक्त जो हवा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उसका फायदा लेने की कोशिश हर पार्टी कर रही है और किसानों को अपना हितैषी बना रही है। किसानों को ये साबित करने में लगी हुई है किसानों के सामने कि वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है और भड़काने की एक किस्म से एक कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि अभी उन्होंने एक तरफ जहां एमएसपी बढ़ाया था वहीं 38% अब की और प्रोक्योरमेंट ज्यादा हुई है। और पंजाब में चुनाव आते आते अभी 2 साल का समय है। 2 साल में 2 और फसलें कट जाएंगी। 2 फसलें कटेंगी जब किसानों को
लगातार एमएसपी मिलता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो छवि, एक नकारात्मक छवि बनी है, वो अपने आप ही पॉजिटिविटी उसमें आ जाएगी। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी हाईकमान है या फिर केंद्रीय सरकार है, वो कुछ पंजाब के लिए अलग से या किसानों के लिए अलग से अनाउंसमेंट करते हैं। बातचीत का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया है, एक बैठक हो चुकी है और 21 नवंबर को एक फिर बैठक होनी तय है और एक समिति भी बनाने की बातचीत केंद्र सरकार की तरफ से की गई है जो किसानों की मांगों के ऊपर गौर करेगी। तो कुल मिलाकर जो केंद्र सरकार है वो अपनी तरफ से गतिरोध कम करने की कोशिश लगी हुई है। और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी 3 दिवसीय दौरे की बात की गई है। हालांकि तारीखें अभी तय नहीं हुई है और 11 जो जिले हैं उनमें पार्टी अपने कार्यालय भी खोलेगी। तो अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी अब डैमेज कंट्रोल कर रही है और चुनाव आते आते हो सकता है वस्तुस्थिति बदल जाए। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल। तो दिन भर में आज इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। दिन भर को आप तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, जियो सावन, इन सब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी हैं। वहाँ भी हमसे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप है, वहाँ हर पॉडकास्ट की लिंक आती है। आपको हमारे कार्यक्रम सुनने में मदद मिलेगी। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।